उत्तर प्रदेश में सांसदों और विधायकों को विशेष सम्मान देना अब अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों से बातचीत की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर दिया जोर। स्वरोजगार से पशुपालन दुग्ध उत्पादन को जोड़ने की कही बात। हरिद्वार में मंत्री मदन कौशिक ने किया राजकीय विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण। बेहतर शैक्षणिक वातावरण बताई सरकार की प्राथमिकता। विद्या परिसर में किया गया सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण। बंगाल चुनाव के नतीजे पर सियासी बयानबाजी तेज। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। हार को बताया अहंकार की राजनीति का नतीजा। हरिद्वार में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बोला हमला। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का उठाया मुद्दा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। अल्मोड़ा में गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। पुलिस और एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत से निकाला शवों को बाहर। नमस्कार, न्यूज 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पर पूरी तरह बिगड़ चुकी है और आम लोगों में डर का माहौल है। ब्रजेश पाठक ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी राज में अपराध लगातार बढ़े हैं और उन्होंने दावा किया कि अब बंगाल में नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भाजपा सरकार आते ही कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। डिप्टी सीएम ने भरोसा जताया कि सरकार गठन के बाद हालात तेजी से बदल जाएंगे। लखनऊ में मंत्री अनिल राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति अब सिर्फ संदेश देने की राजनीति बनकर रह गई है और वो खास वर्ग को खुश करने में जुटे हैं। राजभर में ममता बनर्जी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी है और समाजवादी पार्टी भी उसी रास्ते पर चल रही है। मंत्री ने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव के संकेत अभी से दिखने लगे हैं और जनता भाजपा के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। उनके बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया। उत्तर प्रदेश में अब सांसदों और विधायकों को विशेष सम्मान देना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल का ये बड़ा आदेश सामने आया है, जहां आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि यूपी राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत आदेश जारी किया गया है। बता दें कि आदेश जारी किया गया है। राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत यह आदेश जारी किया गया। आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल का ये बड़ा आदेश, जहां विधायकों को विशेष सम्मान देना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में अब सांसदों और विधायकों को विशेष सम्मान देना होगा। यह आदेश जारी किया गया है और आदेश का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले ही दिन 98,832 लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा। सोनभद्र स्वगणना में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर। सोनभद्र में 17,961 लोगों ने प्रक्रिया शुरू की है। औरैया दूसरे नंबर पर और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा है। बता दें कि लखनऊ में 3,296 लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है। मैनपुरी, लखीमपुर खीरी में हजारों पंजीकरण आए। बता दें कि आजमगढ़ और बरेली में भी हजारों रजिस्ट्रेशन हुए हैं और कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद में भी हजारों पंजीकरण हुए। लखनऊ में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मंडल युक्तों और डीएम को तैयारियों की पूरी कर अधिक से अधिक पुराने मुकदमों के निस्तारण पर जोर देने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को यहां पर सख्त निर्देश दिए गए हैं
और डीएम को तैयारियां पूरी कर अधिक से अधिक पुराने मुकदमों के निस्तारण पर जोर देने के लिए कहा गया है। लखनऊ कमिश्नरेट में कथित भ्रष्टाचार और वसूली का मामला सामने आया है। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल सुनील शुक्ला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि बिना पैसे दिए कमिश्नरेट में कोई काम नहीं होता। कांस्टेबल ने कुछ आईपीएस अधिकारियों पर भी गंभीर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। मामले का संज्ञान लेते हुए लखनऊ पुलिस ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक डेटा आपको बताना चाहूंगा लखनऊ कमिश्नरेट का। लखनऊ कमिश्नरेट में एक गणना डी है। गणना डी में तकरीबन 110 से 120 गार्डे हैं, जिन गार्डों में तकरीबन 500 से 550 पुलिसकर्मी ड्यूटी लगती है। इसमें मैं सबको ना लूं, अगर मैं 400 व्यक्तियों को भी लूं तो 400 गुणे 2000 यानी 8 लाख की उगाही इस गणना से होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ही गणना नहीं है, 3 गणना और भी है, जहां भी इसी प्रकार से लूट की व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है। इसलिए मैं आज आपके समक्ष अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से मैं आपसे न्याय की गुहार करता हूं। रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में गार्ड ड्यूटी निर्धारण है तो एक मानक एसओपी है, जिसके आधार पर ही ड्यूटी लगाई जाती है, जिसका पर्यवेक्षण उच्चाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। गणना प्रभारियों में भी आवश्यक परिवर्तन उच्चाधिकारी जो हमारे राजपत्रित अधिकारियों के स्तर से किया जाता है। वर्तमान में शिकायतकर्ता आरक्षी 20 दिन के उपार्जित अवकाश पर है। प्रकरण की संपूर्ण जांच एडीसीपी लाइंस के द्वारा की जा रही है। सरकार विकास और बेहतर सड़कों के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन कुशीनगर में विकास की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। कसिया स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय तक जाने वाला मुख्य मार्ग बदहाली का शिकार है। बारिश होते ही सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जिससे आम लोगों के साथ साथ विभागीय कर्मचारियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि राहगीरों को पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदारों की नजर इस सड़क पर कब पड़ेगी और लोगों को इस कीचड़ और गड्ढों से कब तक राहत मिलेगी। इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ कसिया जो है कुशीनगर जनपद के कसिया स्थित सिंचाई विभाग का ये ऑफिस है, ये कॉलोनी है, जहाँ पे मुख्य जो रास्ता है सिंचाई विभाग का, ये ऑफिस देख रहे हैं, ये सिंचाई विभाग का ऑफिस है। तो वहाँ से हम चाहेंगे कैमरा पर्सन को कि ये रास्ते की स्थिति दिखाएं, रास्ता जो है कैसे दिखाई दे रहा है। इस रास्ते से होके जो है कर्मचारी, अधिकारी और किसान आते हैं, आम लोग आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं ऑफिस पे। थोड़ी सी बरसात क्या हुई, इस रास्ते की स्थिति देख सकते हैं, आने जाने लायक तनिक नहीं है और कीचड़ भरा रास्ता, रोज़ाना इससे लोग आते जाते हैं, दुश्वारियां झेलते हैं, लेकिन इस पे न तो किसी जिम्मेदार अधिकारी की नज़र जाती है और न ही विभाग के उच्च अधिकारियों की। अब देखना ये है कि इस कीचड़ भरे रास्ते की जो स्थिति है, इस पे जो है कैसे जो है सुधार होता है, बनता है, या इसी तरह जो है ये रास्ता लगा रहता है। देखने वाली बात होगी कि ये रास्ता जो है बनता है या इसी तरह कर्मचारी, अधिकारी और आम लोग इसकी दुश्वारियां झेलते रहते हैं। गोविंद पटेल, स्वराज एक्सप्रेस, कुशीनगर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में रोमांच से भरपूर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में आरसीबी की टीम आखिरी तक लड़ती रही, लेकिन जीत से बस कुछ ही कदम दूर रह गई। घरेलू मैदान पर लखनऊ का दमदार प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला, जबकि आरसीबी को करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मैच में चौके छक्कों की बारिश और आखिरी ओवर तक चला सस्पेंस फैंस के लिए पूरा पैसा वसूल साबित हुआ।
देहरादून के लोक भवन में उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद की 17वीं बैठक में राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बाल कल्याण केवल प्रशासनिक काम नहीं बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। बच्चों को 31वीं सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विकसित भारत के विजन के अनुसार तैयार रहना होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बाल कल्याण परिषद से नई सोच और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर जिले में बाल कल्याण केंद्र को मजबूत किया जाए। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। राज्यपाल ने कहा कि 1 महीने में ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। जल्द ही अगली समीक्षा बैठक की जाएगी। देहरादून में आयोजित पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और मत्स्य पालकों के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 से लगातार ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जिनसे किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिले, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और रोजगार के नए अवसर पैदा हो। उन्होंने कहा कि सरकार अनुदान समेत कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रही है। हमने तो बचपन से फादर के टाइम से गौपालन का काम किया था। जब मैं देहरादून में आए तो दूध का मुझे समस्या हुई। 2 गाय से मैंने शुरू किया था देहरादून, और इस समय मेरे पास भारत सरकार के द्वारा जो एक योजना है BMF, उसमें इस समय मेरे पास 37 गाय है। और पहले हमारी इनकम जो थी 40,000 के आसपास थी, इस समय हमारी इनकम 1,15,000 के आसपास। प्योर बेनिफिट, प्योर जो पूरा खर्चे काट के। मैंने पहली बार ये मंत्रालय संभाला। हम गौशालाओं के लिए जो हमारे पशु रहते हैं उनकी देखरेख के लिए 5 रुपये 75 पैसा देते थे। आज उसको हमने बढ़ाकर लगभग 80 रुपये किया है, जो पूरे देश में कोई सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ उत्तराखंड सरकार दे रही है। हमने 70 नई गौशालाओं का निराश्रित पशुओं के लिए 70 नई गौशालाओं को बनाने का प्रण दिया है, जिसमें लगभग 19 गौशालाएं हमारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो या मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से आज वृद्धि हुई है। और हमारे किसान भाई बहन अपने पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेज गति से वृद्धि कर रहे हैं, अपनी आजीविका को भी बढ़ा रहे हैं, आर्थिक को भी बढ़ा रहे हैं। बंगाल चुनाव नतीजों पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की हार उनकी अहंकार की राजनीति का नतीजा है। उनके मुताबिक कांग्रेस के साथ किए गए व्यवहार का परिणाम अब सामने आ गया है। विधायक ने इसे जो हुआ सही हुआ करार दिया। वहीं बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने बंगाल में अपना परचम लहराया है और उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में बीजेपी वहां बेहतर काम करेगी। वहीं ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक और संस्थान मौजूद है। तो इसलिए ठीक है, बीजेपी वहां जीती है, अच्छा कार्य करे। मैं तो भाजपा के लोगों को बधाई देता हूं कि आप वहां चुनाव जीते हैं। आप अच्छा काम करिए बंगाल के लिए, देश के लिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा बोला जाएगा। और फिर प्रश्न चिन्ह कुछ लोग ईवीएम पे उठाते। देखिए, मैं तो मानता हूं ईवीएम फेयर एंड स्क्वायर है, लेकिन फिर भी कल मैंने एक लाइव करा था। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत सरकार, हमारी IITs हैं, विदेश में कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने उल्लेख भी करा था, आप उनको दे दीजिए ईवीएम और वैज्ञानिक तौर से वो बता दें कि साहब है ही नहीं इसमें, तो कुछ लोगों की जो शंका है वो दूर हो जाएगी। मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से ही विकास संभव है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। देश की जनता विकास चाहती है, जो केवल डबल इंजन की सरकार से ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विश्व पटल पर मजबूत पहचान बना रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नीति के तहत केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश
रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जनता अब राष्ट्रहित और विकास की राजनीति के साथ खड़ी है। ममता बनर्जी की राजनीति को जनता ने स्वीकार नहीं किया। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष केवल बयानबाजी कर रहा है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तेजी से विकास कार्य कर रहे हैं। बंगाल की जीत है, इस जीत ने साबित कर दिया कि देश के साथ जो भी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, आखिर पूरे बंगाल को बांग्लादेश को ला करके और बंगाल में खड़ा करना केवल वोट के लिए पूरे हिंदुस्तान को, वो बंगाल को बांग्लादेश का धर्मशाला बना, तो वो वहां की जनता ने स्वीकार नहीं की। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावली महदूद 1 के भवन के सौंदर्यीकरण और नवनिर्मित शौचालय ब्लॉक का लोकार्पण किया। ये कार्य आईटीसी मिशन सुनहरा कल के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। औरंगाबाद के अंदर देखा है, फैसलाबाद के अंदर देखा है, हमारा नवोदय नगर के अंदर देखा है, तो सभी स्कूलों के अंदर इसके जो हेल्थ से जुड़े हुए हमारे सब सेंटर, उनके अंदर, आंगनबाड़ियों के अंदर लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पर सरकार के पहुंच नहीं हो पाती है, हम लोग भी नहीं पहुंच पाते, तो वहाँ आईटीसी और सुनहरा कल की टीम पहुंच के वहाँ की जो आवश्यकता है मूलभूत, उनको पूरा करने का, तब देखो कितना सुंदर लग रहा है विद्यालय। और एक अच्छी चीज है कि ये लोग जो महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी इनकी एक योजना चलती है, जिसमें लगभग 2000 महिलाएं ट्रेनिंग देने के बाद उनको आत्मनिर्भरता की वहां जाए, ऐसा कार्यक्रम दिया। आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ रावली महदूद में जो हमारा प्राइमरी स्कूल था, इसको उन्होंने पूरा टॉयलेट वगैरह, कमरे, रूम, एक अच्छा टीन सेट का निर्माण सब किया गया। लालकुआं नगर पंचायत के विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतों पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को सौंपी गई है, जिन्हें 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। डस्टबिन की खरीद, शौचालय निर्माण, अलाव की लकड़ी खरीद और छठ पूजा स्थल निर्माण में वित्तीय गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कई काम बिना टेंडर और मनमाने तरीके से भी कराए गए, जिससे वित्तीय और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। डीएम ने संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच के निर्देश देते हुए रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेंट्स की थी, और जो सार्वजनिक काम है, सरकारी उसका काम है, स्थानीय निकाय का काम है, उसमें अधिप्राप्ति नियमावली और जो वित्तीय प्रक्रियाएं हैं उनका पालन 100% होना चाहिए। इसको लेके सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को उन कामों की जांच के लिए अधिकृत किया गया है, और 15 दिन में वो अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी उसमें जांच निष्कर्ष होंगे उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में जनगणना के पहले चरण की प्रगति को लेकर जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक लगभग 1% ब्लॉकों में भवन गणना पूरी हो चुकी है, जबकि 99% में कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में प्रगणक ऑफलाइन गणना कर रहे हैं, जिससे पोर्टल पर डेटा अपडेट नहीं दिख रहा है। करीब 30,000 में से 10,000 ब्लॉकों का डेटा अभी सिस्टम पर अपलोड नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नेटवर्क उपलब्ध होते ही सभी आंकड़े अपडेट किए जाएंगे। विभाग का अनुमान है कि 1 माह में पूरे राज्य में भवन गणना पूरी हो जाएगी। कंसर्न्स है, जैसे कि कई ब्लॉक्स में जहां काम शुरू होता अभी नहीं दिख रहा है पोर्टल पे, उसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है वो ऐप पे ऑफलाइन मोड पे लोग काम कर रहे हो, या ऐप पे अगर उनको थोड़ा सा भी उनको लग रहा हो कि वो ऐप में अभी सिंक नहीं करना चाहते, तो हो सकता है रफ में काम कर रहे हो। तो हमने उनसे यही अपील सबसे एन्यूमरेटर से की है कि आप पूरा काम ऐप में करें, और ऑफलाइन मोड में तो आप कर रहे हैं वो ठीक है जहां नेट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आपका नेट आता है
तो आप उसको अपलोड करें, क्योंकि जब तक आप उसको अपलोड नहीं करेंगे तब तक हमें प्रगति यहाँ नहीं दिखती रहेगी। नैनीताल में मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने तल्लीताल बस स्टैंड, माल रोड और डीएसए मैदान में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस अड्डे पर गंदगी मिलने पर नगरपालिका ईओ को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने सफाई निरीक्षक से जवाब तलब करने के निर्देश देते हुए सीसीटीवी से निगरानी कर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके बाद उन्होंने माल रोड पर सड़क सुधारीकरण कार्य का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कार्य जारी है। 31 जून तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आयुक्त ने तय समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डीएसए मैदान में चल रहे शौचालय, चेंजिंग रूम और बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण कार्यों को 15 जून तक पूरा किया जाए। उनके हिसाब से इंस्पेक्शन मैंने आज ये किया। एक तो जो ऐसी पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ पे लोग आते जाते अक्सर हैं, बस अड्डा, इसमें मैंने देखा कि उचित सफाई व्यवस्था नहीं है और नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि इसको इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव अगर नहीं करेंगे तो जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं फिर हम इनके ऊपर ही फाइन इम्पोज करेंगे और उस पैसे को वसूल करेंगे। तो ये चेतावनी के तौर पे आज इनको बताया गया है, लेकिन सुधार नहीं होगा तो ये कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 360 के साथ। नमस्कार।